वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये अपना है चैप्टर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया देखिए, कहते हैं ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। जितने भी सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके शेप एक जैसे नहीं होते हैं। ये हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा गया है, कहता है जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाय ड्राइंग एट लीस्ट 3 डिफरेंट सेल टाइप्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो आइए हम यहाँ पे आंसर पहले कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम लोग नोट करेंगे ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म do not have the same shape. They may be oval, spherical, cuboidal, fiber-like और polygon। जितने भी तरह के सेल्स होते हैं सब एक जैसे शेप के नहीं होते हैं, इसका शेप अलग अलग हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, ओके, किस जगह पे वो लोकेटेड है, और उसका फंक्शन क्या है टिश्यू के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग नोट करेंगे, दीज डिफरेंसेस इन शेप्स आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। फॉर एग्जांपल के लिए लेंगे हम यहाँ पे फैट सेल्स आर स्फेरिकल वाइल नर्व सेल्स आर लाइक फाइबर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फैट सेल हमारा किस तरह का होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन नर्व सेल हमारा कैसा होता है, फाइबर लाइक होता है। तो ये तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है ड्रॉ एटलीस्ट 3 डिफरेंट सेल टाइप। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास बुक में दिया हुआ है ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास अलग अलग तरह के सेल के शेप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये लीवर सेल है और ये फैट सेल। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे कितने ड्रॉ करने हैं, केवल 3। तो चलिए हम पहले यहाँ पे ये करते हैं, नर्व सेल्स को ड्रॉ कर ले, ठीक है। फिर ये हमारा है लीवर सेल, इसको कर ले। फिर हमारा ये है मसल सेल्स, इसको कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक हम इसको लीवर सेल को ड्रॉ करेंगे, एक हम नर्व सेल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे मसल सेल को ड्रॉ करेंगे, और आप चाहें तो ब्लड सेल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी है सभी को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी हम ड्रॉ नहीं करेंगे। केवल हम लीवर सेल, स्मूथ मसल सेल्स, नर्व सेल्स और यहाँ पे ब्लड सेल है, इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इस पे कहता है वेयर एंड हाउ आर क्रोमोजोम्स फॉर्म। क्रोमोजोम्स कहाँ पे बनते हैं और कैसे बनते हैं हमको बताने हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हम नोट करेंगे क्रोमोजोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस व्हेन द सेल इज़ रेडी टू डिवाइड। जब सेल यहाँ पे रेडी होता है डिवाइड करने के लिए, उस वक्त हमारा क्रोमोजोम बना करता है। और कहाँ पे बना करता है, तो न्यूक्लियस में, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका हम लोग आंसर कर लिए कि न्यूक्लियस से बनता है। अब कैसे बन रहा होता है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे द क्रोमेटिन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस condenses to form thicker thread like structure called chromosomes। जो हमारे क्रोमेटिन होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन ये हमारा पतला होता है, थीन होता है। वो आपस में कंडेंस करते हैं तब यहाँ पे थीकर हो जाता है वो, ओके। थीकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्रोमोजोम्स कहते हैं। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका सिग्निफिकेंस हम लोग नोट करेंगे। क्रोमोजोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। किसी एक जनरेशन में जो हमारा कैरेक्टर्स यहाँ पे आ रहा होता है, ओके, और पिछले जनरेशन से, तो वो किसके वजह से आ रहा होता है, क्रोमोजोम के वजह से। आप कह सकते हैं कि क्रोमोजोम्स ही हमारा वो है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। हम लोग जानते हैं कि क्रोमोजोम्स में हमारा क्या हुआ करता है, जीन्स हुआ करता है, ठीक है। ये जो जीन्स होते हैं ना, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स को कैरी करता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स ले जाते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स कहने का मतलब क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स कहने का मतलब हुआ कि जो एक पेरेंट में है, जैसे जो माता पिता के लक्षण होते हैं
वो उसके बच्चे में चले जाते हैं। तो ये जो लक्षण है कैरेक्टर्स उसके बच्चे में जा रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे इनहेरिटेटेड होना। इनहेरिटेड मतलब उसको पहले से अपने पीछे वाले पेरेंट्स से मिला हुआ है, अपने माता पिता से उसको मिला हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर्स उसके बच्चे में आते हैं ना, वही हमारा कहलाता है इनहेरिटेटेड। अब ये जो कैरेक्टर्स आ रहा है वो उसके पीछे रीजन क्या है, तो क्रोमोजोम्स, ठीक है। जीन्स जो होते हैं वही कैरेक्टर्स को इनहेरिटेट करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्रोमोजोम्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख लिए कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसके वजह से, तो क्रोमोजोम्स की वजह से। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम्स हाईलाइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में हमको यहाँ पे डिफरेंस लिखने हैं, और कितने, तो एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस हम लोग को यहाँ पे नोट करने हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे आंसर नोट कर लेते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे होगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब यहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। एक तरफ नोट करते हैं प्लांट सेल, दूसरी तरफ नोट करते हैं एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में हम लोग नोट करेंगे कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में लिखेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। दूसरे तरफ इसमें से क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे वैक्यूल हुआ करता है, लेकिन उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज। वैक्यूल्स यहाँ पे नहीं भी होते हैं, या भी होते भी हैं तो उसका साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस हो गया यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। हम लोग को यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। देखिए कहा गया है डायग्राम भी आपको बनाने हैं, तो हम डायग्राम भी बना लेते हैं। चलिए अपना बुक में एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए डायग्राम हमारे पास है। एक तरफ यहाँ पे प्लांट सेल है, दूसरी तरफ हमारा एनिमल सेल है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेल वॉल यहाँ पे दिखाया गया है इसमें, लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, इसमें नहीं दिखाया गया है। ओके, अब यहाँ पे वैक्यूल्स जो है ना, वैक्यूल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। ये देखिए बड़ा साइज़ है यहाँ पे वैक्यूल्स का, लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूल्स है वो छोटे हैं, इतने छोटे हैं। तो ये आप फिर से मार्क कर लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये एरिया ये वैक्यूल है, और यहाँ पे ये एरिया वैक्यूल है। तो इसमें स्मॉल वैक्यूल है, इसमें आपका बिग वैक्यूल है। ये डिफरेंस हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेम टू सेम फिगर बना लेंगे जो हमारा बुक में दिया हुआ है, यही वाला फिगर है। इसको आप प्रयास करेंगे और आपका ये बन जाएगा एक बार। ओके, तो एक आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, राइट दी फंक्शंस परफॉर्म बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज। यहाँ पे जो सेल के ऑर्गेनेलीज है ना, इसका हमको फंक्शंस लिखने हैं। तो आइए हम यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या है, तो आप देख लीजिए। फर्स्ट में हमारा यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या फंक्शन होगा, तो इट प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल। किसी भी सेल में जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उसके लिए ये चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। कौन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये 2 तरह के होते हैं, तो उतना हमको डिटेल्स में यहाँ पे नहीं करना है, बस केवल हम लोग को यहाँ पे एक जनरल फंक्शन यहाँ पे नोट कर दिए। ओके, ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है जो मटेरियल्स होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन होगा, ये हम लोग लिखेंगे इन्वॉल्व इन दी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। जो सेल यहाँ पे मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसको प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उसको पैकेजिंग करने का काम कर रहा होता है। तो ये हो गया हमारा किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। इसका फंक्शन है पूरे सेल के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का हम लोग फंक्शन नोट करेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट का हम लोग फंक्शन क्या नोट करेंगे, देखिए यहाँ पे लोग नोट करेंगे, गिव्स कलर अदर दैन ग्रीन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रीन को छोड़ करके, ग्रीन कलर जो हुआ करता है वो क्लोरोप्लास्ट के वजह से हुआ करता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है, तो क्रोमोप्लास्ट अलग कलर देता है ग्रीन कलर को छोड़ करके। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। गिव्स कलर
टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के कलर को ये प्रदान करते हैं। ध्यान रखना है ग्रीन कलर को छोड़ के। ग्रीन कलर हुआ करता है किसके वजह से, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जो कि लीव्स का हुआ करता है। लीव्स का कलर होता है ग्रीन कलर और उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस हो गया यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर को छोड़ के और भी जो कलर्स हैं वो दिया करता है किसको, प्लांट्स को। और अगला आता है हमारे पास वैक्यूल्स, तो इसका हम लोग लिखेंगे इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये ज़्यादा मात्रा में जो वाटर है इसको स्टोर किया करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ करते हैं उसको भी स्टोर करता है। अगर अमीबा के केस की बात करें तो अमीबा के केस में जो वैक्यूल होता है ये फूड मटेरियल को भी स्टोर करता है। आप जानते हैं कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अपने फूड को कैच करके वो क्या करता है ना, क्लोज कर लेता है अपने वैक्यूल्स में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो उसको हमको उतना डिटेल्स में नहीं करना है, केवल यहाँ पे वैक्यूल्स का हमको फंक्शन लिखना था कोई एक। तो हमने लिखा इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये हमारे बुक में दिया हुआ है, वहाँ से मैंने इसको नोट किया है। और लास्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप जानते हैं। इट परफॉर्म्स सेलुलर रेस्पिरेशन एंड जनरेट एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। ओके, अब ये जो एनर्जी है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। चूँकि ये हमारा एनर्जी जनरेट कर रहा होता है तो यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन होने की वजह से ही हमारा एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रहा होता है। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। चलिए, यहाँ पे सारे जो हमारे थे उसका हमने फंक्शंस को देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे कहता है द सेल मेम्ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल। सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, कहता है हाउ इज़ डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शंस ऑफ अ सेल। अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो किस तरह से सेल के फंक्शंस को इम्पैक्ट करता है, यानी कि सेल के जो फंक्शन है वो किस तरह से प्रभावित होते हैं, इसको हमको नोट करने हैं। हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल के केस में आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है बल्कि सेल वॉल होता है, क्योंकि उसमें डबल लेयर हुआ करता है, सेल मेम्ब्रेन और फिर सेल वॉल भी होता है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सेल में सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस अगर एंटर करता है या फिर एग्जिट होता है तो उसका कौन कंट्रोल करता है, ये सेल मेम्ब्रेन ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है तब क्या होगा, व्हेन इट गेट्स डैमेज ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सेल स्टॉप्स एंड अल्टीमेटली काउजिंग डेथ ऑफ द सेल। अगर ये डैमेज होता है तो जितने भी फंक्शंस हैं सेल के अंदर वो सारे फंक्शंस रुक जाएंगे और ये हमारा जो सेल है वो अंततः उसका डेथ होना ही है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंस देख लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और यहाँ पे कहता है हम लोगों से डिफाइन द टर्म सेल। सेल को डिफाइन करना है फॉर प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए हमको सेल डिफाइन करने हैं। और नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेलिज दैट मेक अ सेल। हमको यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेलिज के नेम बताने हैं जिससे हमारा सेल मिलकर बनता है। एक्सप्लेन व्हाई नॉन ऑफ दीज इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इसमें से किसी को भी हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं कहेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न होगा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, हम लोग नोट करेंगे सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे कहा गया था डिफाइन द टर्म सेल और इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे नोट कर लिया फर्स्ट लाइन में, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से मेन ऑर्गेनेलिज हैं
सेल के, इसमें हमारा होगा प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, इस तरह से और भी होंगे। तो आप यहाँ पे और भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एटसेट्रा लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे किसी भी सेल ऑर्गेनेलिज को हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं कहते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, नॉन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, फ्री एग्जिस्टेंस किसी का भी नहीं है। इसलिए ये जो हमारे हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं कहलाते हैं। सो दे आर नॉट कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 1 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड। Like this video, share with others and do subscribe my YouTube channel.